नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये है लक्षद्वीप के बारे में। आजकल लक्षद्वीप बहुत सुर्खियों में है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये हम लोग को पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया, क्यों लक्षद्वीप उबल रहा है। अक्सर लोग पर्सनल बातचीत में इसको पूछते हैं कि लक्षद्वीप क्यों उबल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि पानी जब उबालते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, उसे थोड़ा-सा नीचे 99 तक पानी अगर गर्म है तो थोड़ा-सा ऊष्मा मिलती है, थोड़ी-सी गर्मी मिलती है तो पानी उबलने लगता है। ये इसका एक फीचर है, साइंटिफिक रीज़न है और यही कुछ हुआ है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो समस्या है वर्तमान में, उसको समझने के पहले आइए हम लोग समझते हैं कि अ, लक्षद्वीप का भारत के लिए क्या महत्व है और लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है लाख द्वीप, 1 लाख द्वीप। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ पर 1 लाख द्वीप का एक समूह है और ये प्राचीन समय में चोला वंश के पास था। चोला वंश ने इस पर शासन किया और बाद में जब ये टीपू सुल्तान के पास आया और ये अंग्रेजों के शासन तक टीपू सुल्तान के पास रहा, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। टीपू सुल्तान के शासनकाल में इसमें बहुत मास स्केल पे धर्मांतरण हुए और उसका नतीजा ये निकला कि आज लक्षद्वीप में 97% से ज़्यादा, लगभग 98% मुस्लिम जनसंख्या है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो महत्व है वो 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में होगी। इन एनी केस 1 लाख से कम है और यहाँ पर किसी तरीके से खींचतान की एक संसदीय सीट बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा नहीं है और स्वाभाविक रूप से कोई विधायक नहीं होते, सिर्फ पंचायतें हैं। 32 किलोमीटर का जो भू एरिया है, भूमि है, उसमें 36 द्वीप आते हैं, छोटे बड़े मिला के। कावारती इसका मुख्यालय है, जो मुख्य भूमि है और जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे हैं। और ये जो पश्चिमी तट से 220 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में होगा, लेकिन इसकी सामरिक महत्व यह है कि यह पश्चिमी हिंद महासागर में है और यहाँ से पर्शियन गल्फ के लिए रास्ता जाता है। तो इसलिए हम लोगों के जो क्रूड ऑयल के टैंकर हैं, जो मालवाहक जहाज हैं, वो इसी रास्ते से निकलते हैं और इसलिए उन टैंकर्स की सुरक्षा के लिए और जो मालवाहक जहाज हैं इनकी सुरक्षा के लिए इस द्वीप की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पुराने समय में यहाँ पे जैसा सभी जगह होता था, समुद्री डाकू और लोगों का काफी खौफ हुआ करता था। अंग्रेजों ने काफी इसमें काम किया और फिलहाल में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अ, इसमें सिर्फ 32 किलोमीटर भू एरिया की बात नहीं है या 36 छोटे-छोटे द्वीप की बात नहीं है। इसमें भारत के पास लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर का पानी का एरिया है, वाटर एरिया, और लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का जोन है, जिसमें कोई भी दूसरे देश का जहाज, कोई दूसरा देश आके उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चला सकता। ये प्रिविलेज है और इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि शुरू से हम लोगों ने इसको इस ढंग से विकसित नहीं किया है और जब भी कभी कुछ करने की कोशिश की गई यदा-कदा तो उसके विरोध भी होते रहे। अभी जो विरोध शुरू हुआ उसके पीछे
जो कारण बताया जाता है वो है नए प्रशासक लक्षद्वीप के हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल, गुजरात को बिलोंग करते हैं। और अगर वो कोई व्यक्ति भाजपा का है और गुजरात से बिलोंग करता है तो बस सोने में सुहागा, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और अगर कहीं किसी ऐसी जगह पर है जहां पर विशेष समुदाय है, तो आप ये समझिए 36 का आंकड़ा तो हमेशा रहने वाला है। प्रफुल्ल के पटेल के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है। जब इस तरह जहां मुठभेड़ में अमित शाह को, जो गृह राज्य मंत्री उसमें हुआ करते थे, गुजरात छोड़ के जाना पड़ा, तो उनकी जगह इन्होंने काम देखा प्रफुल्ल के पटेल ने। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं। और ये भी टास्क मास्टर है। नरेंद्र मोदी की खूबी है, जो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो टास्क मास्टर हैं। और पिछला चुनाव गुजरात में किसी जगह से लड़े थे, चुनाव हार गए, इसके बाद इनको ये पद दिया गया है। और यहाँ पे आके इन्होंने बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत से काम शुरू किया, लेकिन उनका विरोध शुरू हो गया। क्या इन्होंने ऐसा किया है जिसके लिए विरोध शुरू हो गया? तो इन्होंने 2-3 काम सुझाए हैं वहां के लिए। और वो काम इन्होंने ये सुझाए हैं कि इस द्वीप का विकास किया जाए। तो 2-3 चीजें उन्होंने सजेस्ट की, जैसे एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA का निर्माण। आपने देखा होगा कि जो जितने भी शहर होते हैं, हर एक शहर में एक विकास प्राधिकरण होता है। और ये विकास प्राधिकरण शहर की जरूरतों के हिसाब से आवासीय और वाणिज्यिक भवन बनाता है, और सड़कें ये बनाता है। और ये इंश्योर करता है कि वहां पे जो मकान बनाए जाए, जो कंस्ट्रक्शन हो, वो किसी भी तरीके से असंगत ना हो, और वो एक विधिवत किया जाए, एक प्लान वे में किया जाए। बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी की तरह कोई बस्तियां न बस जाए, जैसा कि आजकल वहां पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत कम है। आपने देखा होगा कि आजकल समाचारों में आ रहा है कि जो समुद्र का पानी है, जल स्तर बढ़ने से भी कई द्वीप हैं उनको खतरा है। और खतरा इस वजह से, सबसे पहला खतरा आएगा कि जो एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट को खतरा है। और ऐसा माना जाता है कि ये स्थिति जैसी चल रही है, अगर ये स्थिति चलती रही तो वो समुद्र का पानी ही उस एयरपोर्ट को खा जाएगा, और ऐसे कई द्वीप जो है वो गायब हो जाए। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बहुत ही बेतरतीब ढंग से जो प्रकृति है उसका दोहन। वहां पे जितने भी लोग हैं आदिवासी हैं, और जितनी भी जनसंख्या है, मुस्लिम जनसंख्या है, वो सभी की सभी अनुसूचित जनजाति में क्लासिफाइड है, ST में, शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाइड है, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। चलो, और बहुत सारी ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में अल्पसंख्यक आयोग काम करता है, और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को माना जाता है। ऐसी जगहों पे भी अल्पसंख्यक आयोग काम करता है जहां पे जो पॉपुलेशन है, जैसे लक्षद्वीप में 98% है, लेकिन वो काम कर रहा है, और जो सुविधाएं अल्पसंख्यक लोगों को मिलती हैं वो वहां पे मिल रही हैं। अब ये तो अलग चीज होगी, ठीक है, वो अपनी सुविधाएं लें। तो एक तो ही हुआ LDA का निर्माण, ये बिल्कुल उचित है। अगर हमें अ, विकास करना है द्वीप का, और द्वीप की रक्षा करनी है, द्वीप ज्यादा समय तक रहे, कि भारत की संपत्ति है और हमें इसकी रक्षा करनी ही हो, हमें इसके लिए वैज्ञानिक उपाय भी करने होंगे कि वहां जो उपलब्ध संसाधनों का दोहन बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से और बहुत अव्यवस्थित ढंग से न किया जाए। दूसरा उन्होंने क्या किया, इस कानून के साथ साथ में एक कानून और बना दिया। वो कानून है कि वहां पे अवैध बूचड़खाने न चले, बंद कर दिए जाए, जो प्रतिबंध लगा दिए जाए। और उसकी भी वजह है कि जो अवैध बूचड़खाने होते हैं, स्लाटर हाउस हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, उससे तो गंदगी बहुत फैलती है, बहुत बीमारियां फैलती हैं। उसको जो उसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर हैं और उपभोक्ता हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और सभी रहने वालों के लिए समस्याएं, लेकिन वही लोग रहते हैं, तो समस्याएं तो उन्हीं के लिए हैं। तो उसमें एक रेगुलेशन की जरूरत है, और पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में इस तरह के कानून सख्ती से लागू हैं।
स्लॉटर हाउस के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कैसे उसका अप्रूवल किया जाएगा, और जो लोग स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेंगे उन्हें अपनी तरफ से क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी ताकि पॉल्यूशन ना फैले, बीमारियां ना फैलें, और जो उसका प्रोडक्ट हो मीट वो एक हाइजीनिक तरीके से तैयार किया जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी न बिगड़े। ये होगी। इसमें वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे लोगों ने ऐसे उड़ा दिया कि ये बीफ बैन किया जा रहा है। जैसे तो बीफ बैन भी अगर किया जाए तो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ठीक है, बीफ बैन नहीं है, ये अवैध बूचड़खानों का एक प्रतिबंध है, लाइसेंसिंग है, और जिनके प्रॉपर हैं लाइसेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत वो चलेंगे, लेकिन इसमें एक बवाल होता है। दूसरा एक और चीज है, पूरे भारतवर्ष में ये भी लागू है कि पंचायत चुनाव जितने भी होते हैं, इन पंचायत चुनाव में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं जिसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं। पूरे भारतवर्ष में लागू है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो या असम हो। लेकिन वहां पे इसका विरोध हो रहा है कि नहीं सर, ये लागू नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे कि ये क्यों लागू नहीं हो सकता। और अगर ये भारत का कानून है और सभी राज्यों में लागू है, लागू होना चाहिए, प्रोग्रेसिव कानून है, तो लक्षद्वीप उसका एक एक्सेप्शन नहीं हो सकता, लागू होना ही चाहिए। इसका भी विरोध होना है। एक चीज और उन्होंने कर दी प्रफुल्ल के पटेल ने, वो ये कर दी कि किसी को नहीं मालूम कि लक्षद्वीप पे शराबबंदी कब होगी। जितने भी बीच वाले एरिया होते हैं, टापू होते हैं, द्वीप होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, और छुट्टी मनाने जाते हैं। मैं इसका प्रशंसक नहीं हूँ कि शराब हो, लेकिन अब गोवा में कोई जाएगा, सिंगापुर में बीच के किनारे कोई जाएगा, पुडुचेरी में कोई बीच के किनारे जाएगा, तो लोग कंज्यूम करते हैं। और लक्षद्वीप ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाए, कोई हज के लिए जाए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सरकारी तौर पर शराब को कभी बंद नहीं किया गया, लेकिन जो मुस्लिम जनसंख्या है उन्होंने एक अपना कानून लागू कर दिया कि चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो शराब की बिक्री नहीं होगी। यद्यपि ये शराब अभी भी जो होटल है एक द्वीप में, वहाँ बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिल जाती है, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल नहीं। और एक और कानून उन्होंने कहा कि वो गुंडा एक्ट लागू कर दिया है। गुंडा एक्ट तो आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि यूपी में योगी जी ने लागू किया तो उसका बहुत बवाल हुआ, विरोध किया गया, लेकिन उसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने में आए। उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि अरे यहाँ तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ही नहीं है। जब यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है तो फिर इस कानून की क्या जरूरत। लेकिन ये तो कोई कारण नहीं है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति जरा भी खराब है तो और ठीक हो जाएगी, और अगर ठीक है तो खराब नहीं होगी। इसमें क्या हर्ज है। अरे भाई, गुंडा नहीं तो गुंडा एक्ट क्या करेगा। अगर कोई गुंडा पैदा होगा तो गुंडा एक्ट काम करेगा। तो गुंडा एक्ट का कम से कम ये तो एक फायदा होगा कि गुंडे पैदा नहीं होंगे, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इन कानूनों का विरोध है तो इस पर बात की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। उन्होंने जो प्रशासक है उनको हटाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। और भारत में ऐसा होता है कि जब कोई समुदाय विशेष का मामला हो तो राजनीति कहाँ छूटने वाली है। राहुल गांधी ने इसे लपट लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये तो लक्षद्वीप के निवासियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, आघात है, इसलिए तुरंत प्रफुल्ल के पटेल को हटा लिया जाए। उनका इतना कहना था कि 93 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और तमाम सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने भी एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा। उन्होंने भी कहा कि भाई ये बर्दाश्त के बाहर है, ना काबिल बर्दाश्त है, इनको वापस करिए, ये तो शांति भंग कर रहे हैं। एक ऐसा द्वीप जहाँ पे बिल्कुल शांति थी, लोग अच्छे ढंग से रह रहे थे, और अभी क्या कर दिया है। तो सोचने की बात है कि ठीक है, आजकल लेटर लिखते हैं लोग, क्योंकि अब वो पुरस्कार और अवार्ड
वापस के लिए बचे नहीं किसी के पास, तो लेटर लिख देते हैं, और लेटर भी ऐसा लिखते हैं कि वो ट्विटर को रिलीज कर देते हैं। फिर ट्विटर ट्विटर घूमता है, और प्रधानमंत्री को तो मिलता होगा तब पढ़ते हुए, उसके पहले देश का पूरा बच्चा बच्चा पढ़ लेता है क्या लिखा। तो जाहिर सी बात है, इसका काम सिर्फ पब्लिसिटी गेन करना होता है, और जो लोग खाली बैठे हैं उनके लिए चलो कुछ करते हैं। उसमें 93 लोग ऐसे होंगे जो सिग्नेटरी हैं इसके। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं होगा लेटर क्या लिखा, आपस में फोन से बात करते हैं, टायर्ड लोग बैठे हुए हैं कि भाई एक लेटर लिख रहे हैं, याद है कि ये फोन चला रहे हैं, बोलो उनका, अरे कर दो टाइम। तो ऐसे 93 लोग आ गए। लेकिन चिंताजनक बात है, उसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोग भी शामिल हैं, जैसे पूर्व रक्षा सलाहकार भी हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है कि लोग हर काम को राजनीति के एंगल से क्यों देखते हैं। लेकिन अब भारत में ऐसा है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इन चीजों का विरोध हो रहा है, इसमें खराब क्या है और लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, और 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है पहले से, तो जरा से गर्मी से उबल जाएगा। तो इसमें 99 डिग्री तक पहुंचने में क्या फैक्टर था, किसकी भूमिका थी कि 99 डिग्री में पहुंच गया था। इसके लिए बताया ये जाता है कि 2010-11 में जब यूपीए की सरकार थी, तो फैसला हुआ कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारती में गांधी जी की एक मूर्ति लगाई जाए, और वो मूर्ति बन गई। उसको पानी के जहाज से लक्षद्वीप ले जाया गया। लक्षद्वीप के निवासियों को ये बात मालूम हो गई, और उन्होंने गांधी जी की इस मूर्ति को जहाज से उतरने नहीं दिया। इतना विरोध हुआ कि वो जहाज जो मूर्ति को लेके गया था, वो वापस कोची आ गया, और वो मूर्ति कोची में पड़ी हुई थी। जब वो मूर्ति कोची में वापस आ गई, तो यहाँ पे विरोधी दलों ने थोड़ा सा बवाल किया नई दिल्ली में। सत्ताधारी दल ने सोचा कि ये इसका क्या किया जाए। फिर वो जब पानी के जहाज मूर्ति लेके गया, ताकि लोगों को बताया जा सके कि नहीं नहीं, वापस जरूर हो गया, लेकिन हम फिर वापस ले गए। जहाज दोबारा पहुंचा, और विरोध फिर हुआ। उसमें एक सम्मानजनक, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सरेंडर करने वाला फैसला ये लिया गया। वहां पे प्रशासक ने डिसाइड किया कि ये मूर्ति लगाना कैंसिल कर दिया। इसका कोई कारण नहीं बताया गया, और फिर वो गांधी जी की मूर्ति लगाना कैंसिल हो गया, और यही कह दिया गया कि भाई अब ये मूर्ति नहीं लगाई जा रही। बात खत्म हो गई। जब प्रफुल्ल के पटेल अभी पहुंचे हैं, वैसा समझा जाता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रशासक भवन के प्रशासक कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि वो महात्मा गांधी की मूर्ति प्रशासक के कार्यालय में पहुंच गई है, वहां रखी है, और वो इंतजार कर रही है गांधी जी की मूर्ति कि कब उसको लगाया जाए। 11 साल से मूर्ति लगने का इंतजार कर रही है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, और ऐसे राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने मुस्लिमों के हित में बहुत काम किए। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई भी भारतवासी इसे स्वीकार करेगा, किसी के मन में कोई शंका नहीं होगी कि उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में, उनके हित में बहुत सारे काम किए, और हिंदुओं की कीमत पर किए। और आज ये हालत है कि उन राष्ट्रपिता की एक मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही। इसलिए उसका तर्क ये दिया गया कि चूंकि यहाँ पे ज्यादातर आबादी इस्लामिक है, और इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए यहाँ पे कोई बुत नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई बुत नहीं लगाया जा सकता। ये तर्क दिया गया। लेकिन ये तर्क किसी के गले उतरेगा कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप भारत का पार्ट है, और अगर भारत का कोई हिस्सा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जनसंख्या क्या है। अगर वहां किसी महापुरुष की मूर्ति लगनी है, तो फिर लगनी है, लगाई जाएगी, संविधान काम करेगा, वहां पे कोई धार्मिक कानून काम नहीं करेगा। ये है असली उबलने की वजह।
अब वो मूर्ति है और इससे पहले भी मूर्ति लगी, विरोध शुरू हो गया। लेकिन ये तो सारी चीजें अपनी जगह हैं, मूर्ति गांधी जी की लगे ना लगे, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है कि यहाँ पे इस्लाम में बुत परस्ती अलाउड नहीं है इसलिए नहीं लगनी चाहिए, ये गलत है। मूर्ति गांधी जी की ना लगे क्या फर्क पड़ता है, विवेकानंद की लगा लीजिए। लेकिन उनको गांधी जी, विवेकानंद या मौलाना आजाद से मतलब नहीं है, उनको मतलब इसलिए है कि चूंकि इस्लामिक जनसंख्या है और इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए नहीं लगनी चाहिए। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो अब समझते हैं कि इतना सरकार ध्यान क्यों दे रही है वहां पर। जैसे चल रहा था चलता रहे, अक्सर लोग यही करते हैं कि जैसा मिला था वैसा चलता रहता है। और मोदी सरकार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल में इसका ध्यान रख दिया है, मतलब अदरवाइज तो शायद कोई सरकार होती, अगर एक कार्यकाल में चली गई होती तो ये मामला उठता ही नहीं। आप सबको याद होगा कि 26/11 का जो मुंबई हमला था वो समुद्र के रास्ते से किया गया, और समुद्र के रास्ते से करने के कारण भारत तैयार नहीं था कि समुद्र से भी हमला हो सकता है। भारत हमेशा से समझता आया है कि जो हमारी कोस्टल लाइन है बहुत सुरक्षित है, यहाँ से कोई आतंकवादी गतिविधियां, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो गया। और उसमें सभी जानते हैं, इसलिए उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में या पाक अधिकृत कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है, उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में स्विमिंग पूल, बड़े बड़े स्विमिंग पूल, तरणताल बनाए गए हैं और उसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, गोताखोरी की, तैरने की और बहुत सारी चीजों की, ताकि भारत पर अगला आक्रमण भी समुद्र के रास्ते से किया जाए। और इस प्रयास में लक्षद्वीप एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां पर आतंकवादी शरण ले सकते हैं। उन पे अविश्वास करने का, लक्षद्वीप की जनसंख्या पे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पे 100% 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए केरल पर निर्भर है, और केरल में हालत क्या है। केरल के लोग, कितने लोग हैं भारत में सबसे पहले जो ISIS में जाने के लिए हुए, वो केरल से शुरू हुए। लव जिहाद या जो भी कहिए, सब केरल से शुरू हुआ। तो केरल में स्लीपर सेल्स बहुत हैं, और अगर केरल का प्रभाव लक्षद्वीप पे है और लक्षद्वीप का इतना सामरिक महत्व है, तो ये तो भारत के लिए खतरे की घंटी है, और भारत को इसे रक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत करना ही होगा। और इसलिए इसलिए इसमें विरोध कोई क्या करता है ये अलग चीज है, लेकिन सरकार की आवश्यकताएं, देश की आवश्यकताएं हैं, उस चीज पर हैं, और हमें उस किसी भी भीड़ तंत्र के आगे झुकना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है जो प्राकृतिक आपदा वाली है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और वहां पर जो प्राकृतिक दोहन इतने खराब तरीके से किया जा रहा है कि उसमें द्वीपों को खतरा पैदा हो गया। इसलिए वो जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी महत्ता अपने आप साबित हो जाती है, उसे होना ही चाहिए। दूसरे कानूनों में बात की जा सकती है, मूर्ति लगाना ना लगाना अलग चीज है, लेकिन ये कहना कि खुद परस्ती अलाउड नहीं है, ये खतरे की घंटी है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई कैसे कह सकता है, ये संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, संविधान नहीं है। कल को वो मांग करेंगे कि यहाँ पे सरिया का कानून चलना चाहिए, कैसे स्वीकार कर सकते। अगर भारत की सरजमी है तो वहाँ भारत का ही कानून चलेगा और भारत का ही कानून चलना चाहिए। और अगर देश की सुरक्षा को वहां पे कुछ सैन्य तंत्र बनाने से मजबूती मिलती है तो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा व्यू है। और आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बात। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका जो है इसमें अपने सुझाव भी दीजिए।
और अगर इस बात से सहमत हैं तो लोगों को बताइए कि ये जो बातें हो रही हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें आगे चल के नाशुर बन जाती हैं। इसलिए हमें किसी भी हालत में किसी भी हालत में किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं है और हमें ये कोशिश करनी है कि ये पूरा मामला शांति से निपट जाए, लेकिन इसमें किसी भी हालत में भारत के संविधान की गरिमा को ठेस नहीं लगनी चाहिए और भारत की सुरक्षा को कहीं से भी आँच नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।